वेलकम स्टूडेंट्स, पीजी सेकेंड सेमेस्टर। ये आज आप लोगों को हम काई स्क्वायर को फिर से पढ़ा रहे हैं। मैंने पहले एक डिक्टेशन जैसा क्लास दिया था, लेकिन उसमें कुछ लड़कियों का ये आया कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी भी उनको बहुत क्लियर नहीं हो रहा है और काई स्क्वायर। तो काई स्क्वायर को मैं आज फिर से आप लोगों को समझाती हूँ। काई स्क्वायर एक नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स है, यूटिलिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड इन द लास्ट में हमने इसका फॉर्मूला आपको दिया है, यूटिलिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काई स्क्वायर। काई स्क्वायर ये एक ग्रीक भाषा से इस साइन को काई स्क्वायर किया गया, लेकिन काई स्क्वायर लिखने के लिए CHI काई डैश हाइफन SQUARE काई स्क्वायर इस तरह लिखते हैं। चलिए, अब इसके 3 पॉइंट्स पहले ऊपर हैं, उसके बाद इसकी विशेषता के 7 पॉइंट्स हैं। मैं आपको, मुझे लगता है मैंने जब देखा है पीछे से तो ये मुझे बहुत साफ दिख रहा है, और थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे जब आप, तो आपको और भी साफ दिखेगा। तो नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स की श्रेणी में आता है। मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बताया है कि देयर इज स्टैटिस्टिक्स शुरू करने में हम 2 तरह के नंबर्स होते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट। 2 तरह के स्कोर्स होते हैं, एक स्कोर ग्रुप्ड और दूसरा अनग्रुप्ड। उसी तरह से स्टैटिस्टिक्स भी 2 तरह का होता है, एक पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स और दूसरा नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स। तो काई स्क्वायर नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा समझ लीजिए। नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स वो स्टैटिस्टिक्स है जो स्टैंडर्डाइजेशन को पूरी तरह से फॉलो नहीं करता, यानी जो मान्यताएं हैं स्टैटिस्टिक्स की उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं करता। या तो कभी उसका नंबर ऑफ स्कोर्स कम हो जाता है, या कभी वहाँ पे वो स्टैटिस्टिक्स के जितनी मान्यताएं हैं स्कोर्स कम हो जाता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पर पूरा नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके साथ आती हैं, तो नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स हम लगाते हैं। काई स्क्वायर एक तरह का ये भी एक नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स है। तो ये पहला आपका सॉल्व हो गया, नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स की श्रेणी में आता है। काई स्क्वायर सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस की जांच की श्रेणी में आता है, जांच करता है। सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस के लिए जो पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स है वो टी टेस्ट है, तो टी टेस्ट का सब्स्टिट्यूट भी इसको हम मानेंगे। तो ये काई स्क्वायर सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस की जांच की श्रेणी में आता है। चलिए ठीक है, अब आइए तीसरा, स्कोर्स। चाहे स्कोर्स यानी प्राप्तांक जो भी है वो फ्रीक्वेंसी में हो, फ्रीक्वेंसी जो हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी में हो, या प्रोपोर्शन अनुपात में हो, या परसेंटेज यानी प्रतिशत में हो, काई स्क्वायर टेस्ट हर परिस्थिति में उपयुक्त है। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स जो सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस की श्रेणी को मापता है। ये 3 आपको हमने मोटा मोटी पिछले क्लास में मैंने आपको पूरा इसका लिखाया है, सारे पॉइंट्स को, उसको आप समझ लीजिएगा। अब यहाँ काई स्क्वायर की विशेषता, ये इसका सिंबल है, यहाँ मैंने दिया है, दिस इज द सिंबल। अब आइए पहला 7 पॉइंट्स में मैंने बांट के इसको आपके लिए तैयार किया। काई स्क्वायर टेस्ट ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको हम FO कहते हैं शॉर्ट में, तथा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के साइज के डिफरेंस के सिग्निफिकेंस की जांच करता है। काई स्क्वायर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, देखिए काई स्क्वायर का क्वेश्चन जब भी मिलेगा आपको तो उसमें आपको ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व किसको कहते हैं, जो हमने ऑब्जर्व की हिंदी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी FO बाद में बताइए। तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई होती है, और हम अनुमानित एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का हम जो एक्सपेक्ट करते हैं उसको हमको निकालना होता है, हमको उसको ज्ञात करना होता है।
तो ये काई स्क्वायर टेस्ट ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी तथा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के साइज के डिफरेंस के सिग्निफिकेंस, डिफरेंस के ऊपर हम यहाँ भेद लिख रहे हैं, भेद कहलाता है ये, और सिग्निफिकेंस के ऊपर हम लिख रहे हैं सार्थकता, सार्थकता की जांच करता है। तो ये वाला भी पॉइंट आपका हमको लगता है कि क्लियर हो गया। एक बार और सुन लीजिए, काई स्क्वायर टेस्ट ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के साइज के, मतलब उसके आकार के, डिफरेंस के, भेद के, सिग्निफिकेंस यानी सार्थकता की जांच करता है। दूसरा पॉइंट है, काई स्क्वायर टेस्ट ये पता लगाता है कि दोनों प्रकार की फ्रीक्वेंसीज यानी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्टेन्ड फ्रीक्वेंसी कहें या ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कहें, दोनों में जो भेद है वो वास्तव में किसी विशेष संबंध के कारण या किसी अन्य फैक्टर के एक्टिव हो जाने के कारण उत्पन्न हुआ है या संयोगवश उत्पन्न हुआ। जो डिफरेंस है वो नेचुरल डिफरेंस नहीं है, ये किसी दोनों प्रकार की फ्रीक्वेंसीज में जो भेद है, कौन दोनों प्रकार, FO यानी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और FE एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच जो भेद प्राप्त हुआ वो या तो किसी, ये वास्तव में दोनों प्रकार की फ्रीक्वेंसीज में जो भेद है वो वास्तव में किसी विशेष संबंध के कारण या किसी अन्य फैक्टर के एक्टिव हो जाने से, क्रियान्वित हो जाने से उत्पन्न हुआ है या संयोगवश उत्पन्न हुआ, यह एक्चुअल डिफरेंस नहीं है। तीसरा ये भी आपका हो गया। अब विशेष वितरण के लिए भी काई स्क्वायर ही उपयोगी है। विशेष वितरण जो डिस्ट्रीब्यूशन है, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उसके लिए भी काई स्क्वायर ही आपका उपयोगी विधि है, जो कि एक नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स है। यूं तो चौथा, तीसरा हो गया, चौथा, यूं तो काई स्क्वायर के वितरण वक्र में झुकाव, विषमता या विषमता होती है, परंतु जब स्कोर 40 से ऊपर बढ़ता है तो वितरण नॉर्मल कर्व के समान दिखने लगता है। जब स्कोर 40 से ऊपर आते हैं तो स्क्यूनेस हट जाता है और उसमें नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, नॉर्मल कर्व आ जाता है। नॉर्मल कर्व क्या है वो भी हम अभी आपको समझाएंगे। होता है। पांचवा पॉइंट आपका है, काई स्क्वायर टेस्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित स्टैटिस्टिक्स नहीं है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित स्टैटिस्टिक्स नहीं है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं? ये है आपका बेस लाइन, और बेस लाइन के बीचे बीच यहाँ एक परपेंडिकुलर खड़ा है और यहाँ से इस तरफ आता है, नीचे झुकता जाता है, और इस तरफ आता है तो नीचे झुकता जाता है। दिस इज नॉर्मल। जो बेल शेप, मंदिर का घंटा देखा है, वो किस तरह का होता है? घंटाकार आकार का। यदि हम इसको बीच से काटें और इस पर पलट दें तो दोनों बराबर हो, यही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और यही इसके बीच में जीरो होता है, यानी मीन, मीडियन एंड मोड वही होता है, तीनों उसी जीरो स्थान पर। और उसके बाद -1z, -2z, -3z लेफ्ट में जाता है, और +1z, +2z एंड +3z राइट में जाता है। यानी जितना बढ़ते जाए, लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का ये है कि ये कभी भी अपने बेस लाइन से नहीं मिलता है। चलिए अब आते हैं हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी जब पढ़ाएंगे बोर्ड पर तो आपको फिर से बताएंगे। ये काई स्क्वायर टेस्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी उस तरह के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं आता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन पर आता है? ये इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन पर आता है, यानी स्क्यूनेस जिसमें आ गया, जो विषमता आ गई उसमें आता है, उसमें काई स्क्वायर टेस्ट लगाया जाता है। छठा है आपका, यानी स्क्यूनेस के लिए उपयुक्त विधि है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया। काई स्क्वायर स्क्यूनेस के लिए, विषमता के लिए ये विधि उपयुक्त मानी गई है। अब आइए 7th पॉइंट। एक ही यहाँ छठा तक हम लोग हो गए, और 7 एक ही समय में एक से अधिक वेरिएबल्स यहाँ पढ़ रहे हैं हम। आप देखिए,
तथा डिफरेंट वेरिएबल्स के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है। समझे, एक ही हाइपोथेसिस में एक ही समय में एक से अधिक वेरिएबल्स तथा डिफरेंट वेरिएबल्स के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है। किसके माध्यम से? काई स्क्वायर टेस्ट के माध्यम से। 8वां पॉइंट है काई स्क्वायर टेस्ट में जीरो हाइपोथेसिस यानी एचओ हाइपोथेसिस जीरो ये होती है कि विभिन्न वेरिएबल्स के बीच कोई ना कोई अंतर है, ना ही कोई संबंध, ना कोई अंतर है ना कोई संबंध। ये क्लियर है? इतना तक तो हमने काई स्क्वायर टेस्ट में ये आपको 8 पॉइंट्स मैंने बताए। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूटिलिटी ऑफ काई स्क्वायर है। अब इसका सूत्र क्या है, फॉर्मूला जिसको कहते हैं, आप यहां देखिए, सिग्मा सम टोटल ऑफ, सिग्मा का सम टोटल या समेशन कहते हैं, एफओ माइनस एफ ई, ये जो हमने दिया है इसको हम पूरा बढ़ा देते हैं, एफओ माइनस एफ ई बटे एफ ई स्क्वायर बटे एफ ई, यानी समेशन है, ये फॉर्मूला है। अब एफओ क्या है? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एफ ई क्या है? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एंड ये सिग्मा सम टोटल। आप ये देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 2 से 3 बार आप जब इसको पढ़ेंगी तो क्लियर हो जाएगा। आज हम आपको, क्योंकि पार्ट 2 को भी क्लास देना है, तो हम टी रेशियो भी आपको बताएंगे।